उस रात बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मेरे बाकी साथी जंगल में गायब हो चुके थे। कुछ का मरा हुआ शरीर मेरे सामने ही पड़ा था, जो कि बुरी तरीके से कटा हुआ था। हाथ पैर अलग थे और कुछ की तो आंखें निकाल ली गई थी। वो सारी डेड बॉडीज मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मेरे बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई थीं। हाथ पैरों में चोट भी लगी हुई थी और पता नहीं क्या हुआ था उस रात। हमने अपने दुश्मनों को लगभग मार ही डाला था, लेकिन फिर भी कुछ बच गए थे। वो इतनी बुरी तरीके से हमला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया हो। मैंने अपनी बैकअप टीम को इन्फॉर्म कर दिया था। वो बहुत जल्द पहुंचने वाले थे, लेकिन तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। मेरे साथियों के मरे हुए डेड बॉडीज के साथ उन लोगों की डेड बॉडीज भी पड़ी थी जिनके ऊपर हमने हमला किया था। दरअसल वो लोग चोर थे जो कि इलीगल वेपन्स का काम करते थे। हमें टिप मिली थी कि हम कैनेडियन फॉरेस्ट के एक हिस्से में जाकर रेड करें जहां पर कुछ इलीगल वेपन्स की डीलिंग चल रही थी। हम वहीं पर ही पहुंचे थे। जब हम वहां पर उनके ऊपर रेड करने गए तो वो लोग पहले से ही तैयार थे। हमारे पहुंचने से पहले ही उन्हें पता चल गया था कि हम उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। हमारी पूरी बटालियन में करीबन 16 लोग थे, जिनको 2 टुकड़ियों में बांट दिया गया था। 8 लोग पहले जाके हमला करने वाले थे। अगर कोई भी दिक्कत होती तो मेरी बाकी 8 लोगों की टीम हमें बैकअप देने के लिए आती। फिलहाल सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। अंधेरे में ही हम लोगों को उनके ऊपर हमला करना था। हमारे पास नाइट विजन बाइनोकुलर्स थे, जिससे हमें उनकी प्रॉपर हरकतें साफ साफ दिखाई दे रही थी। मेरे कुछ दोस्तों ने उनके ऊपर स्नाइपर से एम कर रखा था। अंधेरा काफी ज्यादा था, लेकिन हमें उनकी हरकतों के बारे में पहले से ही पता था। लेकिन वो हम लोग से ज्यादा शातिर थे। उन्होंने हमें एहसास भी नहीं होने दिया कि वो हमारे बारे में जानते हैं। सारे वेपन्स और जो भी डीलिंग चल रही थी वो उन्हें बंद करके किसी ट्रक में लोड कर रहे थे, लेकिन वो काफी ज्यादा जल्दी में थे। मेरे कलीग जो कि मेरे साथ था, जिसका नाम एंड्रू था, उससे पता चल गया था कि उन्हें हमारे बारे में पता है। इसीलिए शायद वो लोग इतनी जल्दी वेपन्स को लोड करके यहाँ से शिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं। वो लोग करीबन 15 लोग थे, जल्दी जल्दी वेपन्स को ट्रक में लोड कर रहे थे। बाकी लोग ऐसे निगरानी कर रहे थे, बाकी लोगों की आंखें हमें ही ढूंढ रही थी और हमें इस बात का पता चल गया था। हमारे कमांडर ने हमें अभी चार्ज करने के लिए नहीं बोला था, इसलिए हम चुपचाप अपनी पोजीशन पर ही बैठे हुए थे। फिर कुछ देर बाद हमारे कमांडर ने हमसे बोला कि हम उन्हें चारों तरफ से घेर लें। उस वक्त हम सिर्फ 8 लोग थे। हमने धीरे धीरे सारा प्लान बनाया और फिर हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, 2-2 के ग्रुप में। एंड्रू मेरे साथ ही था और बाकी के लोग हमसे कनेक्टेड भी थे। हम एक एक डिटेल अपने हेडक्वार्टर में अपने कमांडर को दे रहे थे, जो कि बैकअप टीम को हमारे लिए तैयार कर रहे थे कि हमें किसी भी तरह की जरूरत पड़ी तो वो तुरंत उन्हें भेज दें। उनको घेरने के बाद हमने तुरंत अपने हेडक्वार्टर में अपने कमांडर को इन्फॉर्म किया कि हमने उनको घेर लिया है। उन्होंने कहा कुछ देर बाद हम तुरंत उन पर चार्ज कर लें और फिर सारे सामान को सील कर दें। वो बैकअप टीम को लेके पहुंच रहा है। मैंने उनकी बात मानी और हम उनके ऊपर चार्ज करने ही वाले थे। तभी हमारे एक साथी, जिसका नाम फिलिप था, उसको उन्हीं एक आदमी ने गोली मार दी और वो पेड़ के ऊपर ही बैठा हुआ था। फिलिप एक स्नाइपर था जो कि उनके ऊपर बैठ के नजर रख रहा था। और ताजुब की बात तो ये थी कि जिसने फिलिप को गोली मारी वो एक दूसरा स्नाइपर था जो कि उनका इंतजार कर रहा था। गोली चलने की जैसी आवाज आई, हम सब सतर्क हो गए और फिर अंधाधुंध फायरिंग चालू हो गई। मैं अपने कमांडर को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि उन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल गया है और उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग चालू कर दी है। हमने जैसे ही कमांडर को बताया, उन्होंने बैकअप टीम को तुरंत हमारे लिए भेजा। गोलियां चल रही थी। अंधेरा काफी ज्यादा था। अंधेरे में मुझे और एंड्रू को सिर्फ गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। कौन किधर से गोलियां चला रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गोलियां चलने की चिंगारी भी हल्की फुल्की नजर आ रही थी, लेकिन उससे हम अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वो लोग कहाँ पर हैं। वो लोग भी छुप गए थे। कुछ देर के लिए तो एकदम शांति हो गई थी। वॉकी टॉकी से भी हम किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। पूरा जंगल एकदम खामोशी में डूब गया था। हमें यह भी नहीं पता था कि हमारे कितने साथी बचे हैं या कितने मर गए हैं, और उनके कितने बचे थे हमें यह भी नहीं पता था। सब कुछ एकदम शांत। सामने ट्रक खड़ी हुई थी, हम उसे साफ साफ देख सकते थे।
और बीच में आग जल रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करीबन 15 मिनट तक हम लोग चुपचाप वहीं पर ही बैठे हुए थे। तभी अचानक से बिजली कड़की, बारिश होने लगी। धीरे धीरे बारिश की बूंदें उस आग पे पड़ने लगी जो कि जल रही थी, और वो भी बुझ गई। काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था। हम प्रॉपरली किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड्रू और मैं शांति से लेटे हुए थे और उनकी हरकतों का इंतजार कर रहे थे। वॉकी टॉकी की आवाज काफी ज्यादा जोर से गूंजती, इसलिए मैंने उसको ऑफ कर दिया था। मुझे यह भी नहीं पता था कि बैकअप टीम कहां पर पहुंची है, और या फिर वो अगर सही टाइम पे पहुंच के हमारी मदद कर भी पाएगी या नहीं। सब कुछ एकदम शांत था। बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी। मैंने एंड्रू से कहा कि हमें धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ना चाहिए और हमें अपने बाकी साथियों को मिलने की कोशिश करनी चाहिए, या हमें कोई भी दिखे तो उसे तुरंत मार देना चाहिए। एंड्रू ने कहा ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे लेटे हुए ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। हम जैसे ही ट्रक की ओर बढ़े, हमें एक अजीब सी आवाज आई। वो आवाज किसी के चिल्लाने की थी। आवाज के चिल्लाने के साथ साथ हमें दूर एक पेड़ के पास एक परछाई भी दिखी जो कि हमें देख रही थी। उस परछाई को देखते ही हमारे एक आदमी ने उसके ऊपर गोली चलाना चालू कर दिया। वो आदमी उसी परछाई के बस कुछ ही मीटर दूर था। उसे देखते ही हम तुरंत ट्रक के पीछे छुप गए। हमें साफ साफ वो चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन अंधेरे में सिर्फ हमें चिंगारी दिखाई दी जिससे हमने उस चीज का चेहरा देखा। वो शायद कोई अजीब सा क्रीचर था, बहुत ही ज्यादा बड़ा। उसको शायद गोलियां भी असर नहीं की थी। हम दूर से यह भी नहीं अनुमान लगा पाए कि उसे गोलियां लगी भी या नहीं। उसने उस आदमी को जो कि उसके ऊपर गोली चला रहा था, उसको बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ के अलग कर दिया, और ये चीज हमने साफ साफ देखी। मैं और एंड्रू इसको देख के एकदम हैरान हो गए थे और तुरंत ट्रक के पीछे छुप गए। अंधेरे में वो क्रीचर दोबारा गायब हो गया और फिर हम लोग एकदम शांत हो गए थे। मैंने एंड्रू से बोला, तुमने वो देखा? एंड्रू ने बोला, हाँ, वो कोई अजीब सा क्रीचर था। वो वहीं पर ही था, वहां से गया नहीं था। फिलिप की डेड बॉडी अभी भी हमारे सामने पड़ी थी, और उस आदमी की भी जिसको उस क्रीचर ने 2 हिस्सों में बांट दिया था। वो शायद हमारा ही कोई आदमी था, या फिर उन स्मगलर्स का। हमें ढंग से पता नहीं था। 2 लाशें हमारे सामने पड़ी हुई थी। वो जो भी क्रीचर था वो वहीं पर ही हमारे चारों तरफ घूम रहा था, और उसे साफ साफ पता था कि हम सब कहां पर हैं। धीरे धीरे हमें उसके चिल्लाने की आवाज और आने लगी, और एक एक करके उसने सबको हमारी आंखों के सामने मारना चालू कर दिया। मैं और एंड्रू ट्रक के नीचे चले गए थे और उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों चुपचाप ट्रक के नीचे लेटे हुए थे। हमें सिर्फ गोलियां चलने की आवाज आ रही थी, आदमियों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और उस क्रीचर के काफी ज्यादा गुस्से में भड़कने की। जब वो हमारे दोस्तों की और उन आदमियों की शरीरों को अलग करा था, उसकी आवाज हम साफ साफ देख सकते थे। ट्रक के नीचे हम थे। हमें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमारे दोस्तों के शरीर के टुकड़े और उन आदमियों के खून के शरीर के चिट्टे साफ साफ हमारी आंखों के सामने गिर रहे थे, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो इतनी तेजी से उन्हें मार रहा था कि हम अगर निकलते तो शायद वो हमें भी मार डालता। हमने अपने वेपन्स को काफी ज्यादा जोरों से पकड़ा हुआ था, लेकिन हमारी हिम्मत बिल्कुल भी ट्रक के नीचे से बाहर निकलने की नहीं हो रही थी। बारिश काफी ज्यादा तेजी से हो रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने एंड्रू से बोला कि हमें अब बाहर निकलना चाहिए। शायद वो क्रीचर जा चुका था, लेकिन एंड्रू ने बोला कि नहीं, वो अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद उसको बहुत ज्यादा गोलियां लग गई हो, या तो वो मर गया हो या फिर वो यहां से चला गया हो, क्योंकि वो इतना बड़ा कीचड़ था। उसके लिए हमें ट्रक के नीचे से बाहर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो एकदम गायब हो गया था। मैं चुपचाप वहीं पर ही बैठा हुआ था। तभी एंड्रू ने बोला कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद वो चला गया हो और बैकअप टीम भी आने वाली होगी। मैंने एंड्रू से अकेले जाने के लिए मना किया, और फिर मैंने उससे बोला कि हम दोनों साथ में निकलते हैं। जब एंड्रू और मैं दोनों लोग साथ में निकले तो हम ये देख के हैरान हो गए। सारी डेड बॉडीज वैसी की वैसे ही पड़ी थी। हमारी टीम मेंबर्स भी खत्म हो चुके थे, और वो भी जो यहाँ पर स्मगलिंग करने आए थे। पूरा सामान वहीं पर ही पड़ा हुआ था। मैं और एंड्रू उस ट्रक के एकदम बीचों बीच खड़े थे। वहां से हमें वो क्रीचर आराम से देख सकता था।
तभी हमें उस क्रीचर की हल्की सी आवाज़ आई। जिधर से वो आवाज़ आई मैं और एंड्रू दोनों लोग उसी तरफ देखने लगे। वो एक पेड़ के पीछे खड़े होकर हमें देख रहा था। उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। उसकी चमकती हुई आंखें मुझे और एंड्रू को साफ साफ दिखाई दे रही थी। एंड्रू ने तुरंत उसकी तरफ गन पॉइंट कर दी और साथ में मैंने भी। वो वहीं पर खड़ा होकर हमें देख रहा था और उसने हमें कुछ भी नहीं बोला। एंड्रू धीरे धीरे उसके पास जा रहा था ताकि वो उसे जितने पास से हो सके उतने पास से शूट कर सके। लेकिन मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था कि इतनी गोलियां खाने के बाद भी जब वो नहीं मरा तो अब उसे मारना एकदम मुश्किल है। एंड्रू ने मुझे पीछे रहने के लिए बोला, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ ही चल रहा था। उस क्रीचर ने हल्का सा अपने कदम को आगे बढ़ाया और मैंने और एंड्रू ने लगातार उसके ऊपर गोलियां चलाना चालू कर दिया। गोलियां चलाने की वजह से वो क्रीचर पेड़ के चारों तरफ घूमने लगा। एक पेड़ से दूसरे पेड़ वो इतनी तेजी से कूद रहा था कि शायद वो उसके लिए बहुत ही आम बात हो। तभी उस क्रीचर ने मुझे काफी जोर से धक्का मारा। मेरा एक पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था और मैं एक पेड़ के पीछे जाकर गिरा और मेरी आंखों के सामने ही वो एंड्रू को पकड़ के जंगल के अंदर लेके चला गया। एंड्रू लगातार उसके ऊपर गोलियां चलाए जा रहा था, लेकिन शायद उसकी गोलियां लगी नहीं रही थी। उसका शरीर गोलियां लगने की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गया था। शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी जिसकी दुर्गंध मैं काफी देर तक महसूस कर सकता था। एंड्रू को जब वो लेके गया तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मैं करूं क्या। मेरे पैर में चोट लग चुकी थी, मेरी गोलियां भी खत्म हो गई थी। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी ऑन किया और बैकअप टीम को बुलाया। मेरे पैर से लगातार खून बहता जा रहा था। मुझे यह भी नहीं पता था कि बैकअप टीम के आने तक मैं बचूंगा भी या नहीं, लेकिन मैं अपनी गन को तेजी से पकड़े हुए उसी पेड़ के पास गिरा हुआ था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बेस कैंप के मेडिकल सेक्शन में पड़ा हुआ था। मेरे पैर बुरी तरीके से जख्मी था। मेरे कपड़ों को पूरा फाड़ दिया गया था और कुछ घाव मेरे ठीक किए गए थे। होश में आते ही मैंने तुरंत वहां के मेडिकल डॉक्टर से सारी जानकारी ली। उन्होंने मुझसे बोला कि अभी मुझे कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। मेरी मेडिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो मुझे उन्होंने आराम करने के लिए बोला। करीबन 2 हफ्ते तक मैं उसी बेस कैंप पे पड़ा रहा। मुझसे कोई मिलने भी नहीं आया क्योंकि मेरे सारे दोस्त पहले ही मर चुके थे। 2 हफ्ते बाद जब मैं बेस कैंप से निकला तो मैंने तुरंत अपने सीनियर को रिपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी टीम के ऊपर एक वेंडिगो ने हमला किया था। कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये वेंडिगो क्या था। फिर उसके बारे में मुझे वहाँ के कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने भी बताया कि वो एक ऐसा क्रीचर है जो कभी कभी वहाँ पर देखा जाता है। कभी भी उसको ढंग से देखा नहीं गया, बस उसको देखे जाने की घटनाएं ही सुनी है। उन फॉरेस्ट ऑफिसर ने यह भी बताया कि उनको देखे जाने की अजीब घटनाएं वहाँ पर अक्सर सुनने में आती हैं और अचानक से लोग उसके एरिया से गायब भी हो जाते हैं। वो ज़्यादातर जंगल के उसी एरिया में ही रहता है और उसको आज तक पकड़ा भी नहीं गया है। जब ये घटना फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताई तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। उसने मुझे ये भी बताया कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं बच गया, वरना वो अपनी किसी भी शिकार को छोड़ता नहीं है। वो जितने भी वेपन्स वहाँ से बरामद हुए थे और सारी बॉडीज़ को रिकवर किया गया और सबका प्रॉपर रिपोर्ट बनाया गया। मुझसे भी पूछताछ हुई और मैंने जो कुछ भी देखा सब कुछ अपने रिपोर्ट में मेंशन भी किया। उसके बाद से मेरा बेस चेंज कर दिया गया। उसके बाद मैंने इस घटना को बहुत लोगों को बताया, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी बात पर विश्वास किया और कुछ लोग ये समझते थे कि शायद वो मेरा कोई वहम था। यह अजीब सी घटना जो मेरे साथ घटी, इसको मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का हॉरर वाइब्स चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी घटना। ये दूसरी घटना मारिया नाम की एक लड़की के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको मारिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मारिया है
मैंने वेंडिगो को बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं किया था। मेरी आंखों के सामने उसने एक जानवर को अपने दोनों हाथों से मार डाला था। मैं उसके सामने ही खड़ी थी, शायद 3 से 4 मीटर की दूरी पर ही थी। उसके बारे में मैंने पहले भी सुन रखा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। शायद उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, या फिर उसने लोगों को आते हुए देख लिया था जो कि मुझे बचाने के लिए आ रहे थे। ये घटना है 1980 के करीब की। मैं अपने घर वालों के साथ एपर वुड्स में काम करने गई थी। दरअसल वो लोग वहाँ पर कैंप लगाए हुए थे। उन्होंने मुझे वहाँ पर जाने से मना किया था, क्योंकि वहाँ पर सब बड़े लोग जाने वाले थे। लेकिन मैं जिद करके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वुड्स में कैंपिंग के लिए चली गई थी। वहाँ पर सब बड़े ही थे, मैं ही एक बच्ची थी। थोड़ा वहाँ पर बोर होने लगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे बोला था कि इसीलिए हम तुमको नहीं ला रहे थे, और इसीलिए दादा दादी के पास मुझे रुकना चाहिए था। पर मैंने सोचा कि ये मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैंने उन्हें ये जताने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि मुझे यहाँ पर बोरियत हो रही है। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, वो लोग अपनी पार्टी कंटिन्यू करें और मैं अकेले यहीं पर कैंप पर बैठी रहूँगी और अपनी बुक्स पढ़ूँगी। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मुझे अजीब मिस्टीरियस क्रीचर, हॉरर स्टोरीज, मिस्टीरियस मूवीज़, मिस्टीरियस बुक, इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। ब्लैक मैजिक के बारे में मैं अक्सर पढ़ा करती थी, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती थी। उस वक्त सब लोग साथ में बैठे हुए थे। मैंने अपना कैंप अलग ही सेटअप किया था, क्योंकि वहाँ पर सब लोग ड्रिंक्स कर रहे थे और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे भी वो लोग मेरे सामने बिल्कुल भी ड्रिंक ना करते, तो इसलिए मैं खुद ही अकेले चली आई। कई बार मम्मी मुझे बुलाने भी आई, लेकिन मैंने उनके पास जाने से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अकेले ही रहूँगी। वो लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक पार्टी कर रहे थे। उस टाइम रात के करीबन 1 या 2 बज रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए पेरेंट्स को बिना बताए मैं जंगल के थोड़ा अंदर चली गई। वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील थी। मैं उसी झील के पास गई थी। मुझे मम्मी ने बताया था कि वो झील बहुत प्यारी है, रात में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। चांद के रिफ्लेक्शन उसी झील पर पड़ रहे थे। हवा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। मैं उसी झील के पास कुछ देर तक बैठी हुई थी। उस वक्त मेरे पास मेरी बुक थी, एक टॉर्च था, और खाने के लिए मैंने थोड़े चिप्स ले रखा था। मैं उन्हीं चिप्स को खाते हुए बुक पढ़ रही थी और टॉर्च से ही फ्लैशलाइट जला के बुक को पढ़ रही थी। तभी अचानक से मुझे पानी में किसी चीज़ के कूदने की आवाज़ आई, और वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। इतनी तेज़ आवाज़ जिससे साफ साफ ये पता चल रहा था कि कोई भारी भरकम चीज़ अंदर गिरी हो। मैंने तुरंत फ्लैशलाइट से उधर देखा, कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन पानी में बने हुए वेव्स को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो जो भी चीज़ है पानी के अंदर वहीं पर ही गिरी हुई है। मेरे हाथ से बुक छूट गई थी और बस मैं टॉर्च से लगातार उसी को ही देख रही थी। अचानक से वहां पर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होने लगा। मुझे उस पानी के अंदर से मेरे मम्मी और पापा की आवाज़ आने लगी। मैं उसी वक्त उनकी तरफ जाने लगी थी। मैं अपने आप को रोकना चाह रही थी, और मुझे साफ साफ ये भी पता चल रहा था कि वो लोग उसके अंदर नहीं है, लेकिन मेरे हाथ पैर रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग मुझे अंदर की तरफ बुला रहे हैं। मैं मदहोश सी हो गई थी। मैं हल्का पानी के अंदर गई। तभी मैंने देखा कि मेरे जस्ट सामने एक अजीब सा जानवर है। जब ढंग से देखा तो वो एक भालू था, जो कि साफ साफ वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था और मेरी आंखों के सामने खड़ा था। वो अचानक से वहां पर कैसे आ गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। उस भालू को देखते ही मैं जैसे होश में आ गई और तुरंत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक मैं पानी के काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गई थी। वो भालू मेरी आंखों के सामने उसी पानी पे कूदा और मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मैं पानी के बहुत ज़्यादा अंदर आ गई थी। मैं वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रही थी। शायद मेरे चिल्लाने की आवाज़ मेरे मम्मी पापा भी सुन रहे थे। मैं लगातार चिल्लाने लगी थी। पानी के अंदर से जैसे ही मैं निकलने की कोशिश की, वहीं आगे किनारे पर ही मैं ज़मीन पर गिर गई। शायद मेरा पैर किसी चीज़ में फंस गया था। मैं भागने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन तब भी मैं अपने पैर को वहां से नहीं निकाल पा रही थी। वो भालू धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मैं जान चुकी थी कि आज मेरा आखिरी दिन है। वो बहुत ही ज़्यादा खूंखार और बड़ा लग रहा था। तभी पानी के अंदर से एक और क्रीचर आया, और उस क्रीचर ने भालू को मेरी आंखों के सामने उठा के उसी पेड़ की तरफ फेंक दिया
जिस तरफ मैंने उस भालू को पहली बार देखा था। वो क्रीचर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मुझे कुछ देर तक खड़े होकर देख रहा था। मैंने चांद की रोशनी में उसके शरीर को देखा, जो कि बहुत ही गंदा था, सड़ा। उसके शरीर से खून टपक रहा था। हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, नुकीले नाखून, पतले से पैर और गर्दन काफ़ी ज़्यादा लंबी। चेहरे पे शायद किसी हिरन के सींग का मुकुट था और आंखें एकदम बल्ब जैसे चमक रही थी। उसने मुझे खड़े होकर देखा। जब उस क्रीचर ने भालू को पेड़ की तरफ फेंका तो वो भालू दोबारा उसकी तरफ देख के जोर से गुर्राया और तभी उस क्रीचर और उस भालू की लड़ाई होने लगी। उस भालू ने भी उस क्रीचर को पकड़ने की बहुत कोशिश की और वो क्रीचर भी उस भालू को मार रहा था। मेरी आंखों के सामने ही उस क्रीचर ने अपने नुकीले पंजे उस भालू के पेट में डाल दिए और उसको बीच से फाड़ दिया। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे गले से तो आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैं चुपचाप वहीं पर खड़े होकर उसे देख रही थी। वो क्रीचर भी उसी पेड़ के पास खड़ा होकर मुझे देख रहा था। तभी उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया और मैं जोर से चिल्लाने लगी। मैं शायद आज से पहले इतनी जोर से कभी भी नहीं चिल्लाई हूँ। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पहले ही मेरे पेरेंट्स सुन चुके थे, जो कि मुझे ढूंढते हुए आ रहे थे और अब उन्हें पता चल गया था कि मैं कहाँ पर हूँ। जैसे ही मैं चिल्लाई, मुझे मेरे पापा की आवाज़ आई, जो कि मेरा नाम बुला रहे थे और मेरी तरफ ही आ रहे थे। मेरा पैर अभी भी पानी में उसी चीज़ पे फंसा हुआ था। तभी मेरे पेरेंट्स को आते हुए देख शायद वो क्रीचर पीछे हट गया, क्योंकि वो सब मुझे ढूंढने के लिए आए थे। अंधेरे में वो कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता चला और अपने साथ भालू के वो उन टुकड़ों को भी लेके चला गया, जिसको उसने मेरी आंखों के सामने 2 हिस्सों में किया था। मेरे कपड़े बहुत बुरी तरीके से खराब हो गए थे। तभी पापा मेरे पास आए। उन्होंने मुझे पानी से निकाला और मुझसे पूछने लगे कि आखिर मुझे क्या हुआ है। मैं इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मैं सिर्फ रो रही थी। पापा और उनके दोस्तों ने चारों तरफ देखा कि वहाँ पर कोई जानवर तो नहीं है या मुझे किसी से कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। शायद मैं बेहोश भी हो गई थी, मुझे ढंग से याद नहीं है। पापा मुझे उठा के कैंप में लाए और फिर मैं मम्मी के साथ ही सो गई थी। उस रात मैं बीच में 2-3 बार जगी भी थी और मैं मम्मी से यही कह रही थी कि वो हमें देख रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। मम्मी मुझसे लगातार पूछ रही थी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मम्मी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं था। उन्हें लगा कि शायद मैंने किसी जानवर को देखा था और मैं उसी को देख के डर गई थी। लेकिन मैं उस क्रीचर के बारे में मम्मी को ढंग से बता ही नहीं पाई कि वो कौन था, कैसा दिखता था। मैंने बस ये बताया कि वो बहुत बड़ा था, उसके नुकीले हाथ पैर थे। मम्मी को लगा कि शायद वहाँ पर कोई शेर आया था, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी जानवर आना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने इसके बारे में उन्हें ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन उस घटना को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। आज भी मैं उस घटना को याद करती हूँ तो बहुत डर जाती हूँ। वो कोई और नहीं, एक वेंडिगो था, क्योंकि मैंने बाद में उसके बारे में पता किया था। मुझे आज भी समझ में नहीं आया कि उसने मुझे आखिर उस भालू से बचाया या फिर वो मुझे उस भालू से इसलिए बचा रहा था ताकि वो मुझे मार सके। मुझे आज तक नहीं पता चला और इस घटना के बाद मैं कभी भी वहाँ पर नहीं गई और ना ही अपने मम्मी पापा को उस जंगल के लोकेशन में कैंपिंग करने के लिए भेजती थी। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो से रिलेटेड 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।